Please subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you. की जो है ये संकल्पना को जो है प्रस्तुत किया था और जिसमें जो है देश के शहरी जो स्थानीय निकाय 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए कि द अर्नब लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है इसका बजट में घोषणा की गई है और ये जो संबंधित वो है देश के स्थानीय निकाय 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। ये इससे संबंधित है कि नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप से संबंधित है ये, और इसकी घोषणा जो है वो 4 जून 2020 को जो है की गई है। और कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का जो है ये एक हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत देश की सभी स्थानीय शहरी निकायों एवं स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ध्यान देने बात यह है कि इसका जो लक्ष्य है 1 करोड़ इंटर्नशिप का जो लक्ष्य है नए इंजीनियरों को, तो वो वर्ष 2025 तक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है वो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं और रेहड़ी वालों की आजीविका से जो है ये संबंधित है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को जो है की गई है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत जो है 1 जून 2020 को की गई है, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है, ठीक है, यानी स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। किनको दी जाएगी ये फैसिलिटी? तो ये फैसिलिटी जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो रेहड़ी यानी जो ठेले वाले होते हैं, उनको जो है इनके तहत ये उनको 10,000 तक का ऋण जो है इसमें इस योजना के तहत मिलेगा, लोन, ठीक है। लोन कहाँ से प्राप्त होगा? तो अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इन सबसे जो है इनको लोन प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का जो कार्यकाल है, इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई 1 जून 2020 से, और इसका जो कार्यकाल है वो है मार्च 2022 तक। यानी इसको मार्च 2022 का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसका एंडिंग, ठीक है। और पथ विक्रेता अपनी आजीविका के मतलब कि 10,000 तक का जो है ये लोन इसमें फैसिलिटी दी गई है। और इस लोन के बदले आप जो ऋण चुकाएंगे उसका 7% जो है ब्याज है, 7% प्रतिवर्ष दर से जो है ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जमा की जाएगी, ठीक है। यानी जो आप लोन लेंगे उसमें जो है जिसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से करनी होगी। अगर आप समय पर लोन जो है अदायगी कर देते हैं तो 7% जो है ब्याज की दर से छमाही जो है सब्सिडी छमाही आधार पर जो है वो डीबीटी के माध्यम से जो है जमा की जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि ये इसका जो साझीदार है, यानी जो स्ट्रीट वेंडर वाली जो फैसिलिटी है, योजना है, जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसकी जो असिस्टेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो है आपका सिडबी, ठीक है। और शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता दैट इज स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं उनको जो है 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से फेरी लगा रहे वो इस योजना में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आयुष्मान भारत PMJAY। तो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी ने रांची झारखंड से इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को कहाँ से किया गया? रांची झारखंड से। ये विश्व में सबसे बड़ी वित्त जो है पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये पूर्णतः जो है सरकार द्वारा है पोषित। 21 मई 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार जो है वो प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना ना होकर ये 2 बड़ी योजनाओं का जो है ये मिश्रण है। कौन कौन सी हैं? पहली योजना है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और दूसरी है राष्ट्र स्वास्थ्य संरक्षण योजना दैट इज NSVM। तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य योजना का क्या था कि ये आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
दूसरी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है, तो इससे क्या है कि इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष जो है वो द्वितीयक और तृतीयक स्तर के जो है देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत वर्ष 2011 की जो सेंसस होता है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना होती है, उसके आधार पर जो है उनका मापन किया जाएगा कि वो काबिल हैं इस योजना के या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु जो बीमा कवर की जो राशि है वो निश्चित है कि एक परिवार के लिए केवल 5 लाख रुपए ही हैं। योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है दोनों में से किसी भी में इलाज करवा सकते हैं। यह योजना केंद्र एवं राज्यों का योगदान होगा, यानी केंद्र का जो हिस्सा होगा वो 60% और 40% जो है स्टेट का। 3 जो पहाड़ी राज्य हैं इसमें जो राज्यों का योगदान होगा वो 10%, बाकी केंद्र का जो है 90%। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है 20 मई 2020 को। मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि से प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य संपोषणीय और उत्तरदायी विकास के लिए जो है ये नीली क्रांति जो है वो लाना है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका कार्यान्वयन जो है वो 5 वर्षीय अवधि 2020-21 से 2024-25 के दौरान जो है वो सभी राज्यों एवं केंद्र प्रदेशों में जो है किया जाएगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, 2020-21 का मतलब अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2025 तक 5 साल जो है इसका प्रदेशों में जो है स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना के प्रधानमंत्री संपदा जो योजना है, इस योजना के जो है वो 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है केंद्रीय क्षेत्र की योजना दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एंड सेकंड है केंद्रीय प्रायोजित योजना दैट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और मेन और बात यह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो लक्ष्य है, मत्स्य उत्पादन को जो है वो 2024-25 तक जो है 220 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यानी 5 साल के लास्ट तक जो है इसका जो लक्ष्य है 2,20 यानी 220 लाख टन का जो है ये मत्स्य उत्पादन करना है, लक्ष्य है। अन्य प्रमुख लक्ष्य भी शामिल हैं कि मत्स्य उत्पादन में लगभग जो है मत्स्य उत्पादन में जो है वो जीवीए का जो होगा वो 2024-25 तक 9% है। यानी मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की वार्षिक जो है वृद्धि जो है वो बनाए रखना है। और इसका जो लक्ष्य है जीवीए में, कृषि जीवीए में जो लक्ष्य है मत्स्य उत्पादन का, तो वो है 2024-25 तक 9% जो है करना है। मौजूदा समय में जो मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता जो 3 टन प्रति हेक्टेयर उसको बढ़ाकर 5 टन करना है लास्ट 5 ईयर तक, ठीक है, यानी 24-25 तक। और जो मत्स्य उपभोग है उसको 2024-25 तक बढ़ा करके 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। प्रेजेंट में 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो कि 12 किलोग्राम करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्व में जो है दूसरा सबसे बड़ा जो मत्स्य पालक देश है वो दूसरा जो रैंकिंग है वो भारत की दूसरी रैंकिंग है। और निर्यातक में जो है सबसे भारत की जो निर्यातक की रैंक है मत्स्य की वो है 4थी रैंक। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि मत्स्य पालक में जो रैंकिंग है भारत की दूसरी है और मत्स्य निर्यातक में जो रैंकिंग है दोस्त वो है 4थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। वो मत्स्य संपदा योजना था, ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना दैट इज स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या संपदा को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। यानी संपदा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका जो कार्यान्वयन होगा वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और वर्ष 2020 तक जो है अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की जो वृद्धि दर है वो 14 पॉइंट कितनी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो
2020 तक अंत तक जो है खाद्य प्रसंस्करण बाजार की जो वृद्धि दर है वो कितनी हो जाएगी? 14.6%। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, 14.6%। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो एफडीआई की जो अनुमति है इसमें वो 100% है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बधावन में नया प्रमुख बंदरगाह। तो वर्तमान में देश में कुल जो बंदरगाह हैं वो 12 बंदरगाह हैं, जिनमें दीनदयाल बंदरगाह कांडला हो गया, मुंबई एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी की गई है। ये जो है देश का कौन सा बंदरगाह होगा? 12 ऑलरेडी थे, ये 13वां बंदरगाह होगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के बधावन में। और इस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। प्रमुख बंदरगाहों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जानना चाहिए कि जो प्रमुख बंदरगाहों का जो विकास है वो केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, लेकिन जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। बधावन में बंदरगाह को स्थापित करने के लिए 65,544 इतने करोड़ की लागत अनुमानित। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ज़रूरी है कि बधावन जो है महाराष्ट्र में नए पोर्ट की जो स्थापना की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह दैट इज जो JNPT है, यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास जो है ये विद्यमान है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऐतिहासिक बोडो समझौता। तो ये बोडो एक जनजाति है। बोडो क्या है? कि जनजातीय समूह है जो कि असम राज्य से है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बोडो जनजातीय समूह, ये समुदाय कहाँ पे पाया जाता है? असम, मेघालय, मणि, त्रिपुरा डाल देंगे तो उसमें जो है करेक्ट आंसर असम होगा। ठीक है, असम की कुल जनसंख्या में बोडो जनजाति का प्रतिशत लगभग 5 से 6% है। बोडो अल्पसंख्यक समूह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची दैट इज 6th शेड्यूल में बोडो को एक मैदानी जनजाति के रूप में मतलब मान्यता प्रदान की गई है। इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कि BTC दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नया नाम वो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है वो रखा गया है, यानी काउंसिल की जगह इसको रीजन कर दिया गया, BTC की जगह BTR कर दिया गया है। VTR संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 4 जिलों दैट इज कोकराझार, चिराग और उदलगुरी तथा बक्सा जो है ये में विस्तारित होगा। ठीक है, 6ठी अनुसूची के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में संबद्ध आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा, ये चीज़ इसमें है। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है कि BTR के बाहर स्थित बोडो बहुल गांवों के विकास हेतु जो है बोडो कच्छाई कल्याण परिषद का भी गठन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आंध्र प्रदेश